नाज़रीन, शुरू हम करते हैं कि इस वक्त लाहौर में एक जो बहुत ही सीरियस क्राइसिस है। नवंबर पहली से आप देख रहे हैं कि हुकूमत पंजाब की तरफ से भी जो अखबारात में इश्तिहारात आ रहे हैं कि आप यानी मास्क पहन के निकलें, बाहर ना निकलें तो वो बेहतर है। बीमारियों के हवाले से भी बहुत वार्निंग आ रही है और ये कहा जा रहा है कि जो सूरत हाल है वो गड़बड़ है और अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा कब सूरत हाल बेहतर होगी। माहौलियाती हवाले से जो एक क्राइसिस है पाकिस्तान में, इस पर बात कम होती है। अगर हम ये कह दें ये सब्जेक्ट फैशनेबल नहीं है तो शायद ये दुरुस्त होगा, लेकिन इस वक्त एक जो कहर की सी सूरत बनी है पंजाब में, लाहौर में खास तौर पे, उसकी वजह से सब की जो तवज्जो है इस पर मरकूज हुई है। आज हमने सोचा अपने प्रोग्राम का जो पहला सेगमेंट है वो हम इस पर करेंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ राफे आलम साहब हैं, एनवायरमेंटल ये लॉयर हैं और बहुत ही मुतहर्रिक रहे हैं इस इशू पे। राफे आलम साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। जी ये बताइए राफे आलम साहब कि ये क्या बात है। कुछ इंडिया टुडे अगर मैगजीन उठाए तो उसमें उन्होंने ये लिखा है कि जो दिवाली है उसके नतीजे में जो भी वहाँ सेलिब्रेशंस हुई, उन्होंने कहा दिल्ली में इस वक्त लोग यानी कि उनको लग रहा है कि वहाँ का माहौल जहर आलूदा हो गया है। ये अल्फाज है इंडिया टुडे का। तो क्या हम ये कहें कि दिल्ली से ये हवा उड़ के इस तरह की जो है वो पाकिस्तान की तरफ आई है या कुछ और मसला है? जी नहीं, दुरुस्त है कि दिल्ली में इस वक्त हंगामी हालत है। वहाँ की जो निज़ामिया है उन्होंने तो बच्चों के लिए स्कूल भी बंद कर दिए, वो पाबंदी उन्होंने लगा ली है। दरअसल पूरे पंजाब में, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इस वक्त एक स्मॉग, एक धुआं फैला हुआ है। इसके मुख्तलिफ वजह हैं। एक तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो इस वक्त चावल की फसल को आग लगाई जाती है उसकी वजह से काफ़ी धुआं पैदा हो रहा है और मौजूदा लाहौर और पंजाब के शहरों में जो हवा की आलूदगी है वो वैसे ही शदीद है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों चीज़ें जब मिली हैं तो ये हमारे इलाके ना सिर्फ लाहौर मगर कलर कहार तक ये एक आलूदगी का हंगामी सिनारियो पेश आ रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये पहली मर्तबा तो नहीं कि चावल की जो फसल है उसको जलाया गया है, पहली मर्तबा नहीं तो कि दिवाली को मनाया गया है। ये नाज़रीन को समझाइएगा कि इस वक्त ये जो हंगामी हालात हैं, 20 लोग सुने मारे भी गए हैं और हालात को बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे और कुछ लोगों का तो कहना है कि दिसंबर तक ये ऐसे हालात रहेंगे। तो जरा एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये यकदम क्यों इस तरह की सूरत हाल बनी। इसकी अभी जो वजूहात हैं हमारे सामने पेश नहीं आई और ये मैं सामने आपके लाना चाहता हूँ। मेरी जो मैं बात जो करना चाहता हूँ, इस वक्त पंजाब में जो हमारा माहौलियाती अदारा है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, उनके पास सिर्फ एक हवा को मॉनिटर करने का सहारा है, इक्विपमेंट है। हमें पूरे पंजाब में इस तरह का इक्विपमेंट चाहिए ताकि हम हर वक्त अपनी पब्लिक को आगाह कर सकें कि उधर हवा में माहौलियाती सूरत हाल क्या है। तो ये मैं समझता हूँ हमें करने की ज़रूरत है। हमें इस वक्त हवा में जो हम धुंध देख रहे हैं या धुआं देख रहे हैं, इसके अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म की जहरीला गैसेस हैं उसका पता नहीं है। हमें मालूम नहीं है कि ये ऑटोमोबाइल एमिशंस की वजह से है, ये इंडस्ट्रियल या सनती एमिशंस आलूदगी की वजह से है, क्या ये हिंदुस्तान के अंदर जो फसलें जला रहे हैं उसकी वजह से है। जब तक हमारे पास ये इफ़ेक्टिव टेस्टिंग मशीनरी नहीं होगी और स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे, हमें पता नहीं होगा ये आलूदगी कहाँ से आ रही है और हम पॉलिसी लेवल पे इसका जवाब किस तरह दे सकते हैं। राना सनाउल्लाह ने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, मिनिस्टर हैं, अभी हमें ज्वाइन करेंगे। जैसे वो हमें ज्वाइन करेंगे हम उनसे ये सवाल उठाएंगे। राफे आलम, ये बताइएगा कि आप अभी मुतहरिक हैं इस मूवमेंट में पंजाब में, लाहौर में ख़ास तौर पे वो जो मेट्रो बस के हवाले से आप लोग, ऑरेंज लाइन के हवाले से आप मुतहरिक हुए, तो ये जिस चीज़ की निशानदेही आप कह रहे हैं कि आलात ही मौजूद नहीं है, तो क्या आप लोगों ने इस पर पहले कोई बातचीत की है, कोई प्रेशर डालने की कोशिश की है?
जी ज़रूर, और इसमें लाहौर की सिविल सोसाइटी का बहुत अहम रोल है। 1990s में लाहौर की क्लीन एयर कमीशन, लाहौर हाई कोर्ट की मुकर्रर शुदा लाहौर क्लीन एयर कमीशन के ज़रिए से लाहौर के अंदर ये CNG और गैस रिक्शा इंट्रोड्यूस किए गए थे, और इस तरह के और मुख्तलिफ स्टेप्स कोई 10-15 साल पहले जायका की तरफ से फंडिंग लाई गई थी, और उससे हम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग इक्विपमेंट लाहौर के अंदर लगा सके थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो प्रोजेक्ट था उसकी फंडिंग ख़त्म हो गई, तो वो इक्विपमेंट जो है वो अभी खाली पड़ा है, वो इस्तेमाल नहीं हो रहा। अच्छा, ये बताइए कि शहबाज शरीफ साहब अपने को कहते हैं कि बड़े मुतहर्रिक हैं, बहुत उनको कंसर्न्स है, और आपको मालूम है तकरीरों में बहुत कुछ कहते हैं, लोगों का, बच्चों का उनको बड़ा ख्याल है। तो आप लोग बताइए कि आप कोई गए हैं उनके पास उनको कहने? बड़ी आप संगीन बात कर रहे हैं कि उसको माहौलाती जो जहर है उसको नाप तोल के लिए आप कह रहे हैं। अलावा लाहौर में पूरे पंजाब में कोई हालात नहीं है। हैव यू मेट द चीफ मिनिस्टर फॉर दिस? नहीं जी, इस मौके पे हमें मौका नहीं, इस मौजू पे मौका नहीं मिला, लेकिन मैं फ़ख्र रखता हूँ कि ये इस मौजू पे क्या कहते हैं जानते हैं और फ़ख्र रखते हैं, बिकॉज़ ये एक पब्लिक हेल्थ, ये अवामी सेहत का एक इशू है, और हमें माहौल और माहौलियाती जो मसले हैं उनको अपनी सेहत और ये पब्लिक हेल्थ के साथ जुड़ाना चाहिए। जहाँ हवा ख़राब होगी तो ज़ाहिरी बात है लोग जो हैं वो फेफड़ी मरीज़ बनेंगे, जहाँ पानी आलूदा होगा तो ज़ाहिरी बात है लोग कॉलरा टाइफॉइड के मरीज़ बनेंगे। तो जब तक हम इन माहौलियाती मसलों के हेल्थ या जो सेहती नुकसानात हैं उनको सही तरह नाप ना सकें, तो मैं समझता हूँ हमारे पॉलिसी मेकर्स यहाँ तवज्जो नहीं डालेंगे और यही समझते रहेंगे कि लाहौर की सिविल सोसाइटी दरख्त बचाने के लिए निकली है। हम दरख्त बचाने के लिए नहीं निकले, हम अपने आप को और बाकी सारे जो लाहौरी और पंजाबी और पाकिस्तानी हैं उनको बचाने के लिए निकले थे। अच्छा, तो ये मुझे बताइए कि हुकूमत पंजाब जो है वो इसमें सियासत में बड़ी मुतहर्रिक हो जाती है, और आप देखते हैं यकदम जलसे जुलूस, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाते हैं। तो ये जो माहौलाती जो इस वक्त क्राइसिस है, क्या चीज़ है जो पंजाब की हुकूमत को इस पे उस सतह पर मुतहर्रिक करेगी जिसका जिक्र आप कह रहे हैं कि ज़रूरत है? नहीं, पहले मेरे ख्याल दूसरे दिन पे एक कमेटी मुकर्रर कर दी गई थी, हाई लेवल कमेटी, जिनकी जो मुख्तलिफ रिकमेंडेशंस हैं पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से, ये लोगों को बताने के हवाले से, वो तो मुहिम शुरू हो गई है। लोगों को बताया जा रहा है कि घर से बाहर ना निकला जाए, लोगों को बताया जा रहा है कि इस धुएं से किस तरह बचाया जाए, अपने आप को बचाया जाए। तो इस तरह की अवेयरनेस, इस तरह की जो मुहिम है वो बहुत लाजमी है। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं, जो भी ये कमेटी काम करे और अच्छा काम कर रही है, जब तक हमें मालूम नहीं है कि हवा में कितनी और किस तरह की आलूदगी है, हम उसका इलाज सही तरह नहीं कर सकते। अच्छा, ये बताइए, आपने कहीं 2-3 मरतबा जिक्र किया वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का। आपने कहा कि 2005 में 1.5 लाख लोग पोल्यूशन से मारे गए। आपने कहा माहौलियाती जो जहर है उसके नतीजे में इतने लोग मारे गए। तो 2005 को तो अब 11 बरस हो गए, उस पर आप लोग नहीं मुतहर्रिक हुए, हुकूमतें मुतहर्रिक नहीं हुई? जी, वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में मेरा ख्याल 1.25 लाख पाकिस्तानी हर साल ये हवा की आलूदगी की वजह से मरते हैं, और इस पे ये भी लिखा था कि हमारे जो एक्सचेकर का लॉस है वो तकरीबन 60 बिलियन रुपीज़ है सालाना, सिर्फ हवा की आलूदगी की वजह से। और ज़ाहिर बात है 10-15 साल बाद ये फिगर बढ़ गया होगा। इसके बाद भी 2014 में एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जहाँ उन्होंने तकरीबन सारे पाकिस्तानी के शहरों के बारे में ये कहा कि वहाँ हवा की जो आलूदगी है वो हैज़र्डस टू डेंजरस, यानी कि हमारी सेहत के लिए बहुत बुरी और नुकसानदेह है। अच्छा, ये बताइए आखिरी सवाल कि अब आने वाले दिनों में आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? ये अभी जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साहब हैं वो तो कह रहे हैं कि नवंबर ये दिसंबर तक चलेगा। आप इसको किस तरीके से देखते हैं और आप नाजरीन को क्या कहेंगे, अलावा उनके जो कि हुकूमत की तरफ से बातें कही जा रही हैं? जी, देखें, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं वालिद हूँ, मैं डरता हूँ कि मेरी बेटी बाहर अगर जाए तो वो बीमार ना हो जाए।
मुझे तसल्ली मिलनी चाहिए कि जो हवा में आलूदगी है वो इस क्वालिटी या इस स्टैंडर्ड की हो कि हम बाहर जा सकें और सेहतमंद रह सकें। उसके लिए मॉनिटरिंग इक्विपमेंट बहुत ज़रूरी है, उसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हुकूमत की तरफ से बहुत लाजमी है। जैसे बीजिंग के अंदर हर घंटे वहाँ की आवाम को बताया जाता है कि हवा में कितनी आलूदगी है और उस लेवल पे कितने घंटे या मिनट बाहर जाना सेहतमंद है या नहीं है। दिल्ली में आलूदगी की वजह से स्कूल बंद कर दिए गए हैं, वहाँ चाहे दिवाली की वजह से आलूदगी बहुत बुरी हो गई होगी, लेकिन शायद हमारी जो आलूदगी है लाहौर के अंदर या फैसलाबाद में या सक्खर में या कराची में, इसके बारे में हमें भी हंगामी सूरत हाल में कदम उठाने चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। नाज़रीन, ये भी याद रहे कि लाहौर हाई कोर्ट ने 8 तारीख को बेंच एक बनाया है, ग्रीन बेंच जिसको कहते हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक पिटीशन गई है और इसी आलूदगी के हवाले से जो जहर फैला हुआ है लाहौर में, उस हवाले से तो देखिए बात यह है कि हुकूमत जो है, इलेक्टेड हुकूमत है, उसको इन इश्यूज पर फोकस करना चाहिए। और जैसे ये भी बता रहे थे राफी आलम साहब, ये कहा गया कि जी हम इस पर फौरी तौर पे कुछ ना कुछ कहेंगे, जो हुकूमत की कमेटी बनी है। लेकिन याद दहानी के लिए आपको बताते चले कि 2008-9 में जब एक दफ़ा रेलवे का फाटक जो था उसका ना होने की वजह से कोई 22 बच्चे मारे गए स्कूल के, जो वैन में जा रहे थे और टक्कर हुई उधर रेलवे ट्रैक पे। तो उस वक्त ये वादा किया गया था, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उन्होंने कहा था कि हम 2 साल के अंदर अंदर तमाम जो फाटक हैं रेलवे ट्रैक्स पे सब पे फाटक लगाएंगे। ना मालूम कि फाटक लगे या नहीं लगे, उसके बाद मुतअद्दिद एक्सीडेंट हुए। और ये हम कहते चले कि शायद सहाफत का भी, हमारा भी इसमें कसूर है। ये जो मामलात हैं जो आम शहरी की जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं, उससे हटकर हम और बहुत सी चीज़ों में लग जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि और बहुत सी चीज़ें भी ऐसी हैं जो पाकिस्तान के हवाले से अहम है। बहरहाल ये माहौलाती जो क्राइसिस है उस पर हमने अभी ये कमिटमेंट की है कि अपने प्रोग्राम में नाज़रीन हम हर दूसरे हफ्ते यकीनन कुछ टाइम दिया करेंगे इस पे, क्योंकि ये खाली पंजाब या लाहौर का मामला नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का है और प्रेशर डालना है हुक्मरानों पे, हमारी जिम्मेदारी। हम ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आएंगे और बात करेंगे पनामा लीक्स पे। क्या पीपल्स पार्टी 12वीं खिलाड़ी बन गई है और अब वापस आना चाहती है? और पनामा लीक्स के हवाले से ये भी याद रहे कि नाज़रीन, ये कहा गया है, कैप्टन सफदर जो प्राइम मिनिस्टर साहब के दामाद हैं, उन्होंने कहा है कि मरियम नवाज साहिबा जो उनकी बेगम है, उनका किसी भी कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन याद रहे कि डॉइचे बैंक से जब पैसा लिया गया, लोन लिया गया, उसमें मरियम नवाज साहिबा का भी नाम था, हसन नवाज साहब, हुसैन और मरियम नवाज साहिबा। और उस वक्त एक और कंपनी बनी थी, कंबर कंपनी, उसमें भी मरियम नवाज साहिबा का नाम था। तो एक तरफ ये जो अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट में ये मसला, ये बात है, लेकिन इसमें नए नए शाखाने खोले जा रहे हैं। अब देखेंगे कि ये किस तरफ पहुंच जाते हैं। लेकिन बहरहाल ब्रेक के बाद हम पनामा लीक्स के 12वें खिलाड़ी है पीपल्स पार्टी, मेजर पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन उसकी क्या रही हिकमत अमली, उस पर बात करते हैं। स्टे विद अस। शेर का शिकार के लिए निकलूंगा और मैं रोकूंगा नहीं। मैं इमरान खान की तरह प्रोटेस्ट नहीं करूंगा, मैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तरह, जिनका नीयत साफ था, मैं उनकी तरह प्रोटेस्ट करूंगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करेंगे सरदार लतीफ़ खोसा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर, सेक्रेटरी जनरल भी हैं, फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं, इनसे फॉर्मर गवर्नर भी हैं। इनसे पूछते हैं कि शिकार के लिए कह तो रहे इनके चेयरमैन निकलेंगे, लेकिन ये जो एक बड़ा मेजर इशू है पनामा लीक्स में, लगता ये है कि जिस तरीके से इन्होंने अपनी पॉलिसी बनाई, कोई 12वें खिलाड़ी बनती हुई नजर आई है पीपल्स पार्टी। खोसा साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। जी बड़ी मेहरबानी, आपने भी माशाल्लाह क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करना शुरू कर दी है। अब सियासत में ये नई लोगत भी आ चुकी, इंट्रोड्यूस हो गई है। 12वां सर वो तो आप सारे देखिए, हम 12वां खिलाड़ी कोई नहीं बने। अच्छा जी, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ खोसा साहब के, ये बताइएगा कि देखिए आप लोग जो इस वक्त है जी,
जी खोसा जी, साहब ये बोलें, बताइएगा मैं कि सुन रहा हूँ। जी इस वक्त ये सिचुएशन है कि आप कह रहे हैं कि जाके सुप्रीम कोर्ट में फरीक बने पीपल्स पार्टी और जो हैं सेनेटर एतजाज अहसन साहब कह रहे हैं वो कि नहीं, वो कह रहे पार्लियामेंट का रुख करो। तो सबसे पहले ये बताएं कि शिकार तो करेंगे बिलावल भुट्टो साहब, लेकिन आप तो आपकी पार्टी में जरा एक तफरीक है। देखिए, एतजाज आसन से ज़रा आज पूछ लीजिएगा, मेरी उनसे जब उन्होंने ये बयान दिया था मेरी बात हुई थी। उस वक्त हमारा जो है, जब एतजाज आसन साहब ने कहा तो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वो हमारी पिटीशन चल रही थी और हम लीड रोल में थे, जो हमने मोहतरम नवाज शरीफ साहब, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, मोहतरम इसहाक डार साहब, कैप्टन सफदर और हमजा शरीफ की नाअहली की जब हमने दी हुई थी तो हम उसमें लीड रोल में थे। और हमारा नज़रिया ये था और अब भी है कि देखिए, बुनियादी फरीज़ा आइन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, जो आर्टिकल 218 और 220 के तहत तमाम इदारे उसके जो है मुआवनत में आते हैं, जब वो इलेक्शन की शफाफियत और इलेक्शन के जो भी इनाकाद है, नताइज है, 62-63 पर कैंडिडेट का परख करना, उनको जो है क्वालिफाई करना, डिसक्वालीफाई करना, ये बुनियादी फरीज़ा उनका है हमारी नज़र में ये, और हमने वहीं नालिश की थी और चल रही थी। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जब ये पेंडिंग आया तो इलेक्शन कमीशन ने उससे अपने आप को जो है रोक दिया उस प्रोसेस को। तो फिर मैंने कहा कि हमें जो है जाना चाहिए, और एतजाज आसन मुझसे एग्री करते हैं, इत्तफाक करते हैं, मेरी उनसे बात हुई है। सो हम एक ही पेज पर हैं कि अब हमें जो है इसमें ज़ाहिर है कि जो हमारे पास एक लीगल टीम है, मेरे ख़्याल में मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बहुत एक मौसर और एक एफिशिएंट, एक तजर्बाकार हमारे पास माहिर कानूनदान मौजूद हैं। और खोसा साहब, एक्शन क्या होगा अगला आपका, अगर आप कह रहे हैं कि तय कर दिया तमाम लोगों ने के जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में? देखें, मैंने देखते हैं, मैंने जो है वो अपना हमने रिकमेंडेशन मैंने और एतजाज आसन ने करके भेज दी है, इसलिए हम देखते हैं कि जब पार्टी में जब फैसला होता है, इसका मशावरत होती है, तो हम यकीनन स्ट्रेंथन करेंगे सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि देखिए जब इदारे इतने ज़्यादा मफलूज हो गए इदारे, मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने इतना बेबस और लागर कर दिए। खोसा साहब, बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं और बड़ी अहम खबर आप लोगों को दे रहे हैं कि एतजाज साहब आप एक पेज पे हैं और आपने, मैं ये समझूं कि आसिफ अली जरदारी साहब को रिकमेंडेशन दे दिया, बिलावल भुट्टो साहब को, कि आप पीपल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट को ज्वाइन कर ले एज अ पार्टी। ये कब होगा? केस तो चल रहा है, देखिए किस चीज का इंतजार है। ये तो दिस शुड हैव हैपेंड यस्टरडे। देखिए, मैं मौजूद था अदालत में, सारा दिन मौजूद था जब ये कार्रवाई हुई है, और मैंने जो है ये मेरा एहसास, कम अज़ कम मेरी फीलिंग ये है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें बहुत संजीदगी से इस मसले को, और ये चूँकि अवाम के बुनियादी हकूक़ से मुंसलिक है। देखिए, ये ना इमरान खान का मसला है, ना ये पीपल्स पार्टी का मसला है, ना ये किसी सियासी जमात का मसला है, ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के बुनियादी हकूक़ का मसला है, जिसका पीपल्स पार्टी कब जाएगी? देखिए, मैंने अर्ज़ किया कि ये अंडर प्रोसेस है, अंडर कंसिडरेशन है। हम जिस वक्त आएंगे सारी कौम को आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, पाकिस्तान के अवाम के टैक्सों से पार्लियामान बनी है, पाकिस्तान के अवाम के टैक्सों से हुकूमतों के। खोसा साहब, आप इतनी अहम बात कर रहे हैं, मुझे उस पर थोड़ा सा मैं चाहती हूँ आप बताएं लोगों को। इट्स अ क्रिटिकल थिंग यू आर सेइंग। आप कह रहे हैं कि इस जब फैसला होगा, देखिएगा कमीशन बनने को जा रहा है, कह रहे हैं मंडे को कमीशन बनेगा। ये पीपल्स पार्टी, आई अगेन रिपीट, पीपल्स पार्टी तो शुड हैव बीन देयर यस्टरडे। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? और कोई ब्यूरोक्रेसी तो नहीं है? पॉलिटिकल पार्टी तो तेजी से एक्शन लेती है, किस चीज का इंतजार है सर? देखिए, जो TORs हैं वो हमारे ही बनाए हुए, यानी कंबाइंड ऑपोजिशन के जो TORs या जो हमने बिल दिया है
सेनेट ऑफ पाकिस्तान में वो कंबाइंड ऑपोजिशन का है जो एतजाज़ आसम साहब ने दाखिल किया है, उसमें TOR मुंदरज हैं और वही जा रहे हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट तो जाहिर है अपना एक रास्ता अख्तियार करेगी, क्योंकि PMLN का और इसमें हमारा पोल्स अपार्ट है, हमारा कोई इत्तेफाक नहीं हो रहा, इसलिए कि PMLN सिर्फ एक ही एजेंडे पर है कि नवाज शरीफ बचाओ एजेंडा है उनका, नवाज शरीफ बचाओ एजेंडा है, और इस पर जाहिर है कि मुत्तफिक नहीं हो सकते ऑपोजिशन और जो है PMLN। सुप्रीम कोर्ट अपना ही रास्ता अख्तियार करेगी और वो खोसा साहब बड़ी अहम बात कर रहे हैं सर, बहुत अहम बात कर रहे हैं आप। अब आप ये भी फरमा रहे हैं कि TORs वही हैं और यकीनन वही हैं, कुछ लफ्ज इधर उधर बदले गए हैं जो कि कंबाइंड ऑपोजिशन ने बनाए थे। तो मुझे तो आपकी बात है, यू आर द सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपकी बात से तो मुझे लग रहा है कि आप ये फरमा रहे हैं कि जो इस वक्त हिकमत अमली है PTI की सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, आप एज अ सेक्रेटरी जनरल आपको लग रहा है कि जो TORs भी गए हैं वो भी सही हैं, और आप कह रहे हैं कि इस पे प्रोसेस आगे बढ़ेगा तो अलोंग द सेम लाइंस बढ़ेगा जो कि आपने कंबाइंड ऑपोजिशन ने उस पे काम किया है। तो फिर आपकी तनकीद क्या होगी इस वक्त PTI की? देखिए, हमने कोई तनकीद नहीं की है, वी विश देम ऑल द बेस्ट। हमारा ये था कि इदारे क्यों कर मफलूज कर दिए गए हैं। देखें, हमारी नज़र में इदारा जो है बुनियादी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जिसने आर्टिकल 62-63 भी देखना है, जिसने आर्टिकल 218 और 220 में भी उसी का फरीज़ा है, जो अदलिया या किसी चीज़ के ताबे नहीं है, बल्कि सभी ने उसकी मुआवनत करनी है ताकि इलेक्शन शफाफ हों और आवाम के सही नुमाइंदे जो 62-63 के तराजू पर परखे जाएं, और जो नाअहल किसी अंदाज से वो अमीन भी हों, सादिक भी हों, वो ना खाइन हो, ना डकैत हो, ना चोर हो, जिस तरह से अब घुस बैठी है नवाज शरीफ और इनका। अच्छा, ये देखिए ना, ये पानामा लीक की जो रोशनी में जो सर आपकी तो बातें, ये तो सारी न्यूज मेकिंग इस वक्त आप बात कर रहे हैं, आप न्यूज ब्रेकिंग कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि यू विश देम गुड लक। ये सुनिएगा आपकी जो चेयरमैन है उन्होंने क्या कहा इमरान खान साहब के हवाले से, जी कहा है। चाचा, आपने मेरी माँ पर भी इल्जामात लगाए, आप मेरे वालिद पर नवाज शरीफ के लगे हुए इल्जामात ठुराते हैं। उस्ताद हमीद गुल और आपने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ साजिश करवाई थी। चाचा, अंकल पाशा ने आपका कितना मदद किया था? आप -1 का मुतालबा करेंगे तो मैं भी -1 का मुतालबा करूंगा, और फिर तरीके इंसाफ का सरबराह शेख रशीद होगा। आप बहुत ये कल कहा था बिलावल भुट्टो ने, आप इतनी क्रिटिकल इशू पे कह रहे हैं वी विश देम गुड लक, आप अग्री करें। चेयरमैन तो आप सुनिएगा वो चचा को क्या कह रहे हैं। देखिए नजीम, कोई तजाद नहीं। मैं अगर चेयरमैन जो है वो अपना तहरीक इंसाफ इस तरह की बात करेगा, किसी को हिट करेगा, तो फिर जाहिर है बिलावल कहेगा आप अपने बाप का भी ज़रा बता दीजिएगा, आप अपने अगर बातों पर पहुंचती है बात तो फिर आप भी बताइएगा, और फिर सारा। देखिए, बात इशू की मैं कर रहा हूँ। इशू ऐसा है ये पानामा लीक का, करप्शन का, धरती माँ को लूटने का, इस पर भी विश एवरीबॉडी द बेस्ट ऑफ लक, ताकि पाकिस्तान इस नासूर से, इस कैंसर से जो है इसको छुटकारा मिले। ठीक, खोसे साहब आप फरमा रहे हैं कि इस इशू पे आप इनके साथ हैं पनामा लीक्स पे, जो मैं समझू नाजरीन अहम बात कर रहे हैं सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी के, विश इमरान खान गुड लक। वो कह रहे हैं जो कोर्ट में है वो ठीक है, और कह रहे हैं कि एतजाज अहसन साहब जो हैं वो भी इनकी पोजीशन से इत्तेफाक करते हैं, यानी कि और पार्टी को रिकमेंड किया कि पीपल्स पार्टी जाके कोर्ट में बने पार्टी। तो देखते हैं ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सरदार लतीफ खोसा साहब हैं। बड़ी अहम बातें उन्होंने की हैं और लगता यह है कि जैसे
पीपल्स पार्टी इनके कहने के मुताबिक इनकी वही पोजीशन है इस वक्त जो इमरान खान की, और इमरान खान साहब की भी वही पोजीशन। याद रहे कि जो कंबाइंड अपोजिशन का बिल था जो सेनेट में, सरदार खुसर साहब, इससे पहले कि हम जरा बिलावल भुट्टो साहब की जो अपनी इस वक्त थिंकिंग है उस पर और बात करें, हम चाहते हैं कि हम आप से पूछें कि ये जो इस वक्त कैप्टन सफदर ने जो जवाब दायर किया सुप्रीम कोर्ट में कल, जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान कह रहे हैं जो ऑफशोर कंपनीज हैं उनसे मेरी बीवी मुस्तफीद हुई है। उन्होंने कहा कि उनका कोई ताल्लुक नहीं, वो बिल्कुल मुस्तफीद नहीं हुई और ये गलत बयानी है। लेकिन अगर आप देखिए इस वक्त स्क्रीन पे तो जो गार्डियन की स्टोरी है अप्रैल में छपी थी, उसमें तो न कि सिर्फ ये दो कंपनीज की बात हुई थी, नेस्कॉल की और नेस्कॉम की, उसके साथ साथ एक कॉम्बर थी कंपनी, उसका भी जिक्र हुआ था कि वो भी कंपनी है जिससे ये उस कंपनी ने एक्चुअली लोन लिया था, उसने डॉयचे बैंक से लोन लिया था जिसमें मरियम नवाज साहिबा सिग्नेटरी थी। तो ये आप इसको किस तरीके से देखते हैं? जो उनका मौक़िफ़ है ये प्राइम मिनिस्टर की फैमिली का, वो तो ये है कि शी इज़ अ ट्रस्टी और वो उसमें फ़ायदा उनको हासिल हो रहा। तो ये क्या केस पेचीदा हो रहा है या जवाब उनका दुरुस्त है? जो दो बयान शरीफ साहब ने दिया है वो भी कागज पर झूठ बोला है। अब सुप्रीम कोर्ट सामने भी उन्होंने बयान दिया है और आज कैप्टन सफदर की आप बात कर रहे हैं, उसने अपनी बेगम साहबाने की बात, यानी मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने अपनी बेटी के बारे में और अपने बारे में झूठ बोला है कि उन्होंने बताया हुआ था 2011 और 12 में भी, और उस वक्त जो है नवाज साहबा के न सिर्फ और एयरटेल दो कंपनी करके कोम्बर जो है कोम्बर भी थी और इनके नाम पर जो करके जो प्रॉपर्टी थी तो मोहतरमा हमारी साहबा ने अहम बात करें नाजरीन, आप सुन रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनके सेक्रेटरी जनरल जो लॉयर भी हैं वो बड़ी क्लियर एक पोजीशन ले रहे हैं। वो वही पोजीशन ले रहे हैं जो पीटीआई ले रही है इस इशू पे, जो कंपनी है कॉम्बर कंपनी जो तीसरी कंपनी है, और वो कह रहे हैं कि कैप्टन सफदर साहब ने जो दायर किया है जवाब सुप्रीम कोर्ट में वो सही नहीं है। तय तो सुप्रीम कोर्ट करेगा, एग्जामिन जो जवाब है सुप्रीम कोर्ट करेगा, लेकिन इस वक्त जो एविडेंस है अगर न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स पर जाएं तो वो लगता है कि वो खबर जो है जो उनकी पोजीशन है वो सही नहीं है। लेकिन अगेन वी रिपीट, हम यहाँ इश्यूज रेज कर रहे हैं, सवाल रेज कर रहे हैं, तय तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और फिर खोसर साहब से पूछेंगे कि जो इनके लीडर हैं ये बिलावल भुट्टो साहब, वो बड़ी सख्त एक जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि मूवमेंट चलाएंगे और कोर्ट की जो कमीशन है उसको भी नहीं मानेंगे। तो क्या तजाद है इनकी अपनी पोजीशन में पार्टी की और जो बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं? स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप सुन रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल साहब की बातों से तो ये लगता है कि ये ऐन वहीं आके खड़े हो गए हैं जहां पीटीआई है। सुप्रीम कोर्ट का भी इन्होंने जिक्र किया, इमरान खान साहब भी जा रहे हैं रोजाना हियरिंग सुनने और ये भी फरमा रहे हैं कि ये भी वहां मौजूद थे और ये भी कहा इन्होंने कि रिकमेंड किया अपने पार्टी लीडर को कि हम पार्टी बन जाए सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग में। तो खोसर साहब, अभी बात आप ये कर रहे थे कैप्टन सफदर के हवाले से। देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं जो कोर्ट के सामने आ रही हैं और कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं उस पर बातचीत कोर्ट से बाहर भी हो रही है। तो ये किस नौयत का प्रेशर पड़ेगा? क्या ये रिस्पोंडेंट्स पे प्रेशर पड़ेगा या क्या होगा? देखिए नसीम, ये तो ओपन एंड शट, अब इतना ये हर बयान के बाद उसको ज़्यादा पेचीदा करके अपने गिर्द फंदा जो है वो ज़्यादा कसते जा रहे हैं मोहतरम नवाज शरीफ साहब। जितने ये बयानात दे रहे हैं उतने झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलना आपको पता ही है, इल्म है कि बाला तरीन अदालत है, ये परजरी बजात ही जो है काफ़ी है इनको नाअहल कराने के लिए।
झूठा साबित, और झूठा ये साबित हो जाएगा इसलिए कि मैंने खुद जो सारे शवाहिद लगाए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उसमें कोई शायबा नहीं है, कोई शायबा नहीं है कि ये एसेट्स और प्रॉपर्टीज़ और ऑफशोर कंपनीज इनकी हैं जिसकी तरसील जो है ये बिल्कुल नहीं बता सकते। देखिए मैंने जो कहा था कि विश देम गुड लक, मैं सुप्रीम कोर्ट को गुड लक इसलिए कह रहा हूँ, विश कर रहा हूँ, सुन ले क्योंकि ये हमला करवा देते हैं सुप्रीम कोर्ट पर। मैं सुप्रीम कोर्ट पर भी डरता हूं क्योंकि जब फैसला इनके खिलाफ आने लगता है या इनको नोटिस मिलता है तो पहले भी इन्होंने सजाद अली शाह की ईंट से ईंट बजा दी थी और सुप्रीम कोर्ट पर इन्होंने पथराव किया था। देखिए खोसे साहब, देखिए इस वक्त तो सूरत हाल ये सर कि अब फिर ये कहीं हमला ना करवा दें। नहीं सर, इस वक्त तो सिचुएशन ये है ना कि किसी तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर नहीं आना चाहिए। हाँ, ये प्रेशर क्या, सुप्रीम कोर्ट ने खुद, आपने खुद फरमाया, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है दो टोक अल्फाज में कि कानून के दायरेकार में रहते हुए वो जल्द अज जल्द ये जो केस है उसको किसी नतीजे पे पहुंचाएंगे। देखिए ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि कोई अटैक ना करे सुप्रीम कोर्ट पे, मेरा ख्याल है कि वी आर पास्ट दैट स्टेज। लेकिन इस वक्त आपके जो लीडर हैं, आपके लीडर जो हैं बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने क्या कहा है कमीशन के बारे में, और अगर मैं कहूं कि वो एक इनडायरेक्ट प्रेशर है सुप्रीम कोर्ट पे, व्हाट वुड यू से टू दैट? ये सुनिएगा बिलावल भुट्टो साहब ने क्या। एहतजाज एहसन के पनामा पेपर्स बिल पास करना पड़ेगा वरना जुडिशियल कमीशन नहीं चल सकेगा। अगर जुडिशियल कमीशन नहीं चलेगा आपकी हुकूमत भी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अच्छा ये बताइए खुशी साहब, ये जरा बिलावल भुट्टो पोजीशन इतनी सख्त ले रहे हैं, और यानी कि इतनी हतमी पोजीशन ले रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में अभी पार्टी नहीं बने, उसके बाद वो कह रहे हैं कि एहतजाज एहसन वाले जो हैं वो अगर नहीं उसकी बेसिस पे कमीशन नहीं बनेगा तो हम उसको चलने नहीं देंगे, हम उसको मानेंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने लिख के दोनों पार्टी से ले लिया है कि सुप्रीम कोर्ट खुद डिसाइड करेगा, फाइनली कंसेंसस क्रिएट करेगा। तो पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है उसमें कुछ हमें नजर आता है कि शायद क्लैरिटी नहीं है, आप बताइएगा। देखें बड़ी क्लैरिटी है हमारी, क्लियर है, हम किसी की बत्ती के पीछे लगने को तैयार नहीं है। ये हमारा देखें, हम इकट्ठे चल रहे थे ऑपोजिशन में। मोहतरम इमरान खान साहब का प्रॉब्लम ये है कि ये सोलो फ्लाइट पे चले जाते हैं और फिर ये तवक्को करते हैं कि आ जाएं। देखें हम किसी को फरीक बनने नहीं जा रहे और ना बनेंगे, हम इंडिपेंडेंट अपनी नॉलेज करेंगे, हमारी अपनी एक पॉलिटिकल थॉट है, प्रोसेस है, और इसलिए मैंने ये अर्ज किया। देखें बाकी रहा ये है कि बिलावल भुट्टो साहब ने जो बात की है, उन्होंने ये जो फॉर्मूला दिया था उसमें यही था। ये नसीम एक दिन में ये बात तय हो सकती थी, एक दिन का मसला है। जॉइंट सेशन में अगर बिल यही ऑपोजिशन वाला जो दिया गया था अगर ये पास हो जाता तो आज इस कर्ब और तजब्जब में ना गुजरते, आज जो है एक प्रोसेस चल रहा होता और सुप्रीम कोर्ट के ताबे जो है कमीशन बन के वो अपनी कार्रवाई शुरू कर देता। सर बात ये ना कि इसलिए आप जो जा रहे हैं हम इसको सर अगर विशेष वर हॉर्सेस तो फिर कहानी और होती। बात तो ये हम सबके सामने प्रोसेस है, हम सबके सामने है कि आप लोगों ने सबने कोशिश की, हुकूमत नहीं मानी, कुछ नहीं हुआ। आखिर आप इमरान को पसंद करें या ना करें, वो उन्होंने एक जो वहाँ एक एजिटेशन की सूरत हाल बनाई, वो अलग बात है कि वो एजिटेशन में लोगों को लाने से वो ही फेल्ड ऑन दैट काउंट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुन तो ली है बात। अब आप आखिर में आप ये कह रहे हैं ना कि सोलो फ्लाइट, लेकिन जिस फ्लाइट को लेके वो सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया, आप कह रहे हैं आप भी उसी फ्लाइट पे जाके सुप्रीम कोर्ट में बैठेंगे। मुझे बस ये बता दीजिएगा कि आपके जहन में कुछ है कि आप कल परसों तरसों व्हेन विल यू बिकम पार्टी? दैट्स द क्रिटिकल लास्ट क्वेश्चन। देखें पार्टी नहीं, हम आज़ाद इंडिपेंडेंट लेके जाएंगे। अगर जाएंगे किसी इसमें इंटरवीनर या पार्टी नहीं बनेंगे, किसी के हम बत्ती के पीछे लगने को तैयार नहीं है, ना कभी होगा। हम इंडिपेंडेंट अपने थॉट प्रोसेस रखते हैं, हम अपनी नॉलेज लेकर अपनी इंडिपेंडेंट पिटीशन लेकर जा सकते हैं। मगर देखिएगा अगर इस तरह से भी एक
ये पॉलिटिकल प्रोसेस होता है। हमने गुड विश इसलिए किया, गुड विशेस टू द सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट अल्लाह करे कि इस मर्तबा जो है नवाज शरीफ के जो है खिलाफ और अवाम के हक में इंसाफ करे। हम इंसाफ की तवक्को करते हैं। बिलावल भुट्टो ने जो कहा है कि अगर कमीशन ना करा तो हुकूमत भी नहीं चलेगी, यानी सुप्रीम कोर्ट उस कमीशन के जरिए इसको हतमी मंतकी नतीजे तक पहुंचाए और पनामा लीक के जो जिन लोगों ने धरती मां को लूटा है उनका एक एक हिसाब ले। और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्लिगेशन है, माफ कीजिएगा, ये फंडामेंटल राइट है। जी सर, आप भी जा रहे हैं, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ही में जा रहे हैं। आप अभी तक नहीं बता पाए नाज़रीन को ये कब जाएंगे, हालांकि आप कह रहे हैं अर्जेंट है, लेकिन ये बताइएगा कि नवंबर 8 को इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन के खिलाफ नाअहली की जो एप्लीकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट कर लिया है। 2 मेंबर बेंच बनाया, 8 नवंबर को उस पर भी हियरिंग है। योर क्विक कमेंट ऑन दैट। देखिए, मेरे ख्याल में वो ठीक है, मैंने देखी नहीं है, मगर ये जो कुछ आपका इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया जो उनकी जो सरकारी ज़राए जो बार बार उन पर इल्ज़ामात लगाते हैं, एक पर मनी लॉन्ड्रिंग के लगाते हैं, सॉरी वो जो लोन्स राइट ऑफ करवाने के लगाते हैं, बैंक लोन्स, और दूसरे पर लगाते हैं कि ये भी पानामा लीक में ऑफशोर कंपनी के ये भी इन्होंने लंदन में कोई फ्लैट खरीदा है। तो वो ठीक है, वो अपना जवाब देंगे। मैं अगर क्लब करना चाहें तो सुप्रीम कोर्ट इसको क्लब भी कर सकती है, क्योंकि जब TORs बनाते हैं तो उस TORs सुप्रीम कोर्ट एक्सपैंड करना चाहे तो भले कर भी सकती है, एक्सपैंड कर सकती है, उस पर भी फैसला आ सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का सरदार। नाज़रीन, ये याद रहे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले रोज हियरिंग की थी पनामा लीक्स पर, तो हामिद खान साहब ने भी कुछ कहने की कोशिश की थी, कोई बात उन्होंने की थी और लोगों को और इश्यूज के और इलेक्शन कमीशन के। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था हामिद खान साहब नो फिशिंग, कोई एडिशनल इश्यूज नहीं इसमें लाएंगे। तो ये जो कह रहे थे खोसा साहब के पनामा लीक से ये नत्थी कर लें, ये इमरान खान और जहांगीर तरीन की डिस्क्वालिफिकेशन का जो केस है, बहरहाल वो देखेंगे कि बेंच अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिव्यू करता है या नहीं। लेकिन अब बात बड़ी क्लियर हो गई है कि पीपल्स पार्टी भी इस इशू में शामिल हो गई है। अभी तक पार्टी ने डिसाइड नहीं किया कि क्या करेंगे, लेकिन और कैप्टन सफदर के हवाले से जो स्टेटमेंट है, बहुत से नए सवाल, बहुत से अहम सवाल नाजरीन, ये इस पर हम बात करते रहेंगे नाजरीन, और इंशाल्लाह कल बात करेंगे गिडानी के इशू पर। आज नई डेवलपमेंट्स हुई, उस पर बात नहीं कर पाए, बात करेंगे कि गिडानी जैसे जो इतने घिनौने वाकयात होते हैं उसका कसूरवार कौन है। इंशाल्लाह कल बात करेंगे। खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।